जय हिंद दोस्तों। क्या आपको आज भी वो दिन याद है जब रोड्स पर ज्यादातर मारुति 800, एम्बेसडर और कंटेजा दिखती थी, जब मित्सुबिशी लैंसर एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था और टाटा सियरा एक फ्यूचरिस्टिक कार। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सीरीज स्टार्ट किया जाए जहां हम सिर्फ पुरानी कार्स के ऊपर बात करेंगे और अपनी यादें ताज़ा करेंगे। और इसी वजह से आज मैं इस वीडियो में 5 ऐसे कार्स के बारे में बताने वाला हूं जो एक टाइम इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। और हाँ, अगर इनमें से कोई गाड़ी आपकी फेवरेट वन नहीं है तो नाराज मत हो जाना, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर इन डेप्थ बात किया जाएगा। बस आप गाड़ी की नेम हमें कमेंट में बता देना। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर 1, हिंदुस्तान मोटर की कंटेजा। अगर आप 80s की बॉर्न है तो आपको ये जरूर पता होगा कि उस टाइम लंबी बोनेट वाली मस्कुलर कार्स प्रीमियम और लग्जरियस का सिंबल हुआ करता था। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसी कार्स को मोटा टैक्स देकर बाहर से इंपोर्ट करके लाना पड़ता था बिकॉज ऑफ लाइसेंस राज। सो इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए 1984 में हिंदुस्तान मोटर्स ने कंटेजा को इंडिया के अंदर लॉन्च किया। लेकिन असल में ये गाड़ी इनका अपना डिजाइन और डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट था ही नहीं। ये गाड़ी ब्रिटिश कंपनी वॉक्सवेल की 5th जनरेशन विक्टर एफई का रिब्रांडेड वर्जन था, जिसके लाइसेंस को हिंदुस्तान मोटर ने जनरल मोटर्स से खरीदा था, क्योंकि वॉक्सवेल को 1925 में जनरल मोटर्स ने एक्वायर कर लिया था जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। इवन कंटेजा नाम को भी हिंदुस्तान मोटर्स ने जापानीज कंपनी हिनो मोटर की एक सेडान हिनो कंटेजा से बोरो किया था। फर्स्ट जनरेशन कंटेजा में 1.5 लीटर BMC B सीरीज इंजन मिलता था, वही एम्बेसडर वाला, और ये इंजन भी ब्रिटिश कंपनी ऑस्टिन मोटर की थी। लेकिन दिक्कत यह था कि ये इंजन सिर्फ 50 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था, जिसके चलते गाड़ी सिर्फ 125 किलोमीटर पर आवर तक ही जा पाता था, जो इसके मसल लुक को एकदम ही सूट नहीं करता था। तो इसी अंडर पावर प्रॉब्लम की चलते हिंदुस्तान मोटर ने जापानीज कंपनी आइसुजू के साथ टाई अप करके उनके 1.8 लीटर इंजन को पुरानी 1.5 लीटर इंजन से रिप्लेस कर दिया, जो अब 88 bhp की पावर विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आने लगा, क्योंकि उससे पहले इस गाड़ी में 1.5 लीटर इंजन के साथ 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता था। और फिर उसके बाद वापस 1990 में आइसुजू की 2 लीटर डीजल इंजन के साथ भी इसको लॉन्च किया गया, बट लोगों को मजा पेट्रोल वाली में ही आ रहा था। कंटेजा की डिजाइन इंडियन रोड के हिसाब से काफी अलग था। इसकी लंबी बॉडी, लो स्टांस और बोल्ड फ्रंट ग्रिल अमेरिकन मसल कार जैसा लुक देता था, लाइक डॉज चैलेंजर, शेवरोलेट कैमारो और फोर्ड मस्टैंग। इवन कंटेजा की इंटीरियर भी बहुत प्रीमियम था। इसके अंदर स्पेशियस केबिन मिलते थे, इसके डैशबोर्ड वुडन फिनिश में था, सीट्स काफी कंफर्टेबल थे, और इसी वजह से उस टाइम ये गाड़ी पॉलिटिकल नेताओं से लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तक का फेवरेट कार बन गया था। कंटेजा जब लॉन्च हुआ था उस टाइम इसकी प्राइस रखा था 83,437 रुपीज और बुकिंग अमाउंट था 15,000 रुपीज। ये 1985 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुआ तो दिसंबर आते आते इसकी टोटल 1826 यूनिट सोल्ड हो चुके थे, जो उस समय के हिसाब से काफी अच्छा नंबर था। बट 1988 हिंदुस्तान मोटर के लिए बेस्ट ईयर था, क्योंकि उस साल कंटेजा की टोटल 4,982 यूनिट सोल्ड हुआ था। बट जैसे ही 1990s में इंडिया के अंदर लाइसेंस राज का एंड हुआ और फॉरेन कार मेकर्स इंडिया में आने लगे तो इसका सेल धराले से नीचे गिर गया, और 1990 में तो कंटेजा की सिर्फ 285 यूनिट्स ही सोल्ड हुई थी पूरे साल भर में। और इसी वजह से हिंदुस्तान मोटर ने 2002 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। बट जो भी कहो, गाड़ी बहुत मस्त था, और अगर आप में से किसी ने इस गाड़ी को ओन किया है तो इस गाड़ी की ड्राइव इंप्रेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाना। नंबर 2, मारुति स्टीम और मारुति 1000। मारुति एस्टीम एक ऐसी सीडान है जिसने 90s के दौरान मारुति सुजुकी को प्रीमियम सेगमेंट में एक नया पहचान दिया था, क्योंकि एस्टीम की आने से पहले मारुति उद्योग के पास सिर्फ मारुति 800 ही था और वो प्रीमियम कैटेगरी में नहीं आता था। मारुति उद्योग ने एस्टीम को लॉन्च ही इसलिए किया था क्योंकि उस समय एम्बेसडर और पद्मिनी को ही लोग ज्यादातर यूज करते थे, जो दिखने में बहुत ही आउटडेटेड और प्रीमियम नहीं था। और अगर किसी को प्रीमियम कैटेगरी की कार्स चाहिए थे तो उसे बाहर से इम्पोर्ट करवाना पड़ता था, जिसमें 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा लग जाता था। सो इसी वजह से मारुति ने जापानीज इंजीनियर्ड कार सुजुकी कल्टस क्रेसेंट को इंडिया में मारुति 1000 नेम से लॉन्च किया 21 जुलाई 1989 को। उस वक्त मारुति 1000 का प्राइस था 3,20,000 रुपीज एक्स शोरूम, जो बहुत ज्यादा था उस टाइम। लेकिन इंडियंस ने फिर भी इस गाड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया, क्योंकि ये एक फीचर लोडेड प्रीमियम सीडान था जिसके अंदर डेडिकेटेड स्पीकर स्लॉट, AC, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलते थे। लेकिन गाड़ी की इंजन थोड़ी सी वीक थी पावर के मामले में। इसमें 970 सीसी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो सिर्फ 47 bhp एट द रेट ऑफ 5000 RPM और 71 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 3000 RPM पर जनरेट करता था। मारुति उद्योग ने एस्टीम की बुकिंग अमाउंट रखा था 25,000 रुपीज, जो 90s में बहुत ही ज्यादा था एक्चुअली। बट फिर भी इतनी डिमांड और बुकिंग हुई कि बाद में मारुति उद्योग ने
एक रैंडम कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए लोगों को गाड़ी अलॉट किया। मारुति 1000 दिखने में बहुत ही स्लीक और मॉडर्न थी। ऊपर से इसमें जापानीज इंजीनियर्ड इंजन और रिलायबिलिटी मिलता था, और साथ ही इसमें लग्जरी फीचर्स और फ्यूल एफिशिएंसी भी तगड़ा था, और इसके चलते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मारुति 1000 को एक स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाने लगा। बट कहीं ना कहीं गाड़ी कुछ पैरामीटर्स में लैग कर रहा था, तो इसी वजह से 1994 में मारुति उद्योग ने सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया, जिसके अंदर सबसे पहले 1.8 लीटर 4 सिलेंडर इंजन लगाया गया था, जो अब 65 bhp की पावर निकालती थी। और अब गाड़ी का नाम भी उन्होंने चेंज करके रख दिया था एस्टीम। फिर उसके बाद इसमें मैनुअल स्टीयरिंग को हटाकर कंपनी ने एक पावर स्टीयरिंग लगा दिया, और अब इसमें पावर विंडोज के साथ न्यू ग्रिल हेडलाइट्स भी आने लग गया। और उसके बाद जब ये सेकंड जनरेशन मार्केट में लॉन्च हुई तो यंगस्टर्स के अंदर एक कल्ट लेवल फैन फॉलोइंग बन गया, और इसके 1.8 लीटर इंजन की लोग आज भी दीवाने हैं। इवन मारुति उद्योग ने 1994 में एस्टीम की सेकंड जनरेशन फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था, और इंजन को ट्यून करके पावर को 65 bhp से 85 bhp तक बढ़ा दिया, और फिर ऐसे ही 2005 में थर्ड जनरेशन स्टीम को भी लॉन्च किया। लेकिन अर्ली 2000 से ही स्टीम को तगड़ा कंपटीशन झेलना पड़ गया था, बिकॉज उस समय इंडिया में होंडा सिटी, हुंडई एसेंट और ओपल एस्ट्रा जैसी गाड़ियां आने लगे थे, जिनमें टेक्नोलॉजी से लेकर सेफ्टी सभी बहुत एडवांस थे एस्टीम से, जो कस्टमर्स की प्रेफरेंस को अफेक्ट कर रहा था। और इसी वजह से 2008 में मारुति ने इसको डिसकंटिन्यू करके SX4 को इंडिया में लॉन्च किया, जो उस समय के हिसाब से डेवलप किया हुआ कार था। देखो, मेरे को ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, बट हमारे यहाँ बहुत कम दिखती है। खैर, अगर आपके पास है ये गाड़ी तो प्लीज अपना रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाना। नंबर 3, डेवो मटिस। देखो, ये वो गाड़ी है जिसे देखकर मैं कभी कभार टाटा नैनो ही समझ लेता था। खैर, मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना। डेवो मोटर्स ने इस गाड़ी को 1998 में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, और जब 90s एंड होते होते इंडिया में हैचबैक सेगमेंट की डिमांड बढ़ने लगा और कस्टमर्स छोटी और अफोर्डेबल कार्स ज्यादा प्रीफर करने लगे, तब उस डिमांड को देखकर डेवो मोटर्स ने इंडिया में मटिस को लॉन्च किया 3,05,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस पर। डेवो मोटर्स चाहता था कि वो मारुति 800 को एक तगड़ा कंपटीशन दे, और इस मामले में उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिला था, बट मारुति 800 को रोक नहीं पाया। डेवो मटिस के अंदर 3 सिलेंडर 796 सीसी पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो 52 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था, और सबसे अच्छा बात यह है कि ये इंजन बहुत ज्यादा रिलायबल था, और 18 से 20 तक का माइलेज भी ये आराम से निकाल दिया करता था। डेवो मटिस दिखने में बाकी हैचबैक से बहुत ही अलग था। इसको खासकर कंपनी ने यूरोपियन लुक दिया था, जिस वजह से ये दिखने में बहुत छोटा तो था, बट स्पेस के मामले में कोई शिकायत नहीं था। मटिस की डिजाइन एक्चुअल में फिएट ग्रुप की एक कार सिनेक्यू सिंटो का कंसेप्ट मॉडल था, जिसको फिएट ग्रुप ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन डेवो ने इसे खरीद कर मटिस नाम से ग्लोबली लॉन्च किया था। और डेवो मटिस इसलिए भी इंडिया में फेमस हो गया था क्योंकि ये मारुति 800 से कुछ मामलों में काफी एडवांस था। लेकिन ये 2000 के बाद डेवो मोटर्स की फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया, और डेब्ट में कंपनी इतना ज्यादा डूब गया कि 2001 में उन्होंने खुद को बैंकरप्सी फाइल कर दी और सभी ऑपरेशंस को ग्लोबली बंद कर दिए। बट लकीली ये कंपनी बंद नहीं हुआ, बल्कि इसको अमेरिकन जायंट जनरल मोटर्स ने एक्वायर कर लिया, और फिर 2005 में शेवरोलेट ने मटिस को स्पार्क नाम से इंडिया के अंदर लॉन्च किया, जिसमें 2 इंजन ऑप्शंस दिए गए थे। एक 1 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो 62 bhp की पावर और 90 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता था, और दूसरा इंजन था 1.3 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। शेवरोलेट ने स्पार्क को 2017 तक सेल किया इंडिया के अंदर, बट उसके बाद धीरे धीरे इसके सेल घटने लगे थे, क्योंकि तब मार्केट में नए कार्स आ चुके थे, जैसे कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Hyundai i20, i10, टाटा बोल्ट एसेट्रा। लेकिन शेवरोलेट स्पार्क और पूरी शेवरोलेट कंपनी के साथ प्रॉब्लम यह था कि इनके मेंटेनेंस काफी हाई था, और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत खराब था इंडिया के अंदर, और इसी के चलते कंपनी इंडिया में डूब गया और 2017 में अपनी बोरिया बिस्तर पैक करके चले गए। नंबर 4, द लेजेंडरी मारुति 800। एक वक्त था जब इंडिया में एम्बेसडर, पद्मिनी और कंटेजा ही बिकता था, और इनके प्राइसेस भी इतने ज्यादा थे कि आम आदमी और मिडिल क्लास लोग इसको कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और ऊपर से लाइसेंस राज का अलग ही हिसाब किताब था इंडिया में। तो इसी वजह से इंडिया में मिडिल क्लास बजाज चेतक चलाया करते थे, और इसको खरीदने के लिए भी लोगों को सालों साल वेटिंग करना पड़ता था। लेकिन 1980s में जब इंदिरा गांधी वापस से हमारे भारत की प्राइम मिनिस्टर बनी, तब उन्होंने 24 अक्टूबर 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड को स्टेब्लिश किया। इस कंपनी को हर हिंदुस्तानी तक अफोर्डेबल कार पहुंचाने की मकसद से बनाया गया था, और उसके बाद फाइनली काफी मशक्कत और रिजेक्शन के बाद सुजुकी के साथ पार्टनरशिप करके मारुति उद्योग ने लॉन्च किया 800 को। ये गाड़ी जापानीज ब्रांड सुजुकी की अल्टो कार पर बेस्ड था, लेकिन फिर भी इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने में 13 महीने लग गए थे। और जब मारुति ने इस गाड़ी को लॉन्च
लॉन्च किया इंडिया के अंदर, तब इसका प्राइस रखा गया 47,500 रुपीज एक्स शोरूम, जो आज के समय 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास होता है। सो इसी अफोर्डेबल प्राइस की वजह से ये गाड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, जबकि इसकी बुकिंग अमाउंट भी 10,000 रुपए रखे गए थे। लेकिन ज्यादा डिमांड होने की वजह से इस गाड़ी को रैंडम लॉटरी सिस्टम के जरिए अलॉट किए गए, जो मारुति एस्टीम के लॉन्च के टाइम भी कंपनी ने किया था। मारुति 800 के अंदर एक 796 सीसी SOHC 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो 39 bhp 5000 आरपीएम पर और 59 न्यूटन मीटर टॉर्क 2500 आरपीएम पर प्रोड्यूस करता था। दिखने में ये इंजन भले ही अंडर पावर था, बट इस गाड़ी के लिए परफेक्ट था, क्योंकि इस गाड़ी की वेट था सिर्फ 650 kg, और इसी वजह से इसमें 18 से लेकर 25 kmpl तक का माइलेज भी आसानी से निकल जाया करता था। और मारुति 800 की सर्विस की बात ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसके एक तो पार्ट सबसे सस्ते थे और ऊपर से इस इंजन की मैकेनिक्स भी इंडिया की हर कोने में मिलता था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट डायनामिक्स चेंज होने लगे, लोगों की इनकम बढ़ने लगी और नए ब्रांड्स इंडिया में आने लगे। तो इसी वजह से 2014 में मारुति ने 800 को डिसकंटिन्यू कर दिया और ऑल्टो 800 को मार्केट पर ले आया नए फीचर्स, नए डिजाइन के साथ, और इस गाड़ी ने भी मार्केट में तहलका मचा कर रख दिया। देखो, अगर आपको मारुति 800 के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। नंबर 5, फिएट प्रीमियर पद्मिनी। अगर आप मुंबई से हैं या फिर कभी 90s में आपने मुंबई के अंदर ट्रैवल किया है, तो आपको पद्मिनी जरूर दिखी होगी एज ए टैक्सी के रूप में, क्योंकि ये उस समय मुंबई के अंदर सबसे फेमस टैक्सी हुआ करती थी। पद्मिनी को वॉल्चन ग्रुप ने अपनी पेरेंट कंपनी प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड के अंदर बनाया था, बट एक्चुअली में पद्मिनी कोई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं था। ये गाड़ी असल में इटालियन कंपनी फिएट ग्रुप की 1100 मॉडल पर बेस्ड था, जिसके लाइसेंस को प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने फिएट से खरीद लिया था और फिर 1954 में गाड़ी को इंडिया के अंदर लॉन्च किया। पद्मिनी का नाम एक्चुअली में पद्मिनी नहीं था, ये नाम राजस्थान की किसी क्वीन देवी लक्ष्मी पर रखा गया था, और इस गाड़ी का जो एक्चुअल नाम था वो था डिलाइट 1100। प्रीमियर पद्मिनी के अंदर फिएट की 1.1 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो 47 bhp की पावर एट द रेट ऑफ 4800 आरपीएम और 71 न्यूटन मीटर का ऑफ टॉर्क एट द रेट ऑफ 3000 आरपीएम पर जनरेट करता था। ये गाड़ी उस समय 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विद रियर व्हील ड्राइव के साथ आया करती थी, और इसी वजह से इसको 130 किलोमीटर पर आवर तक भगाया जा सकता था। लेकिन 1980s के दौरान कंपनी ने इसकी पावर को 42 HP तक कर दिया, क्योंकि कंपनी को उस वक्त समझ आ गया था कि इंडिया में अभी परफॉर्मेंस की नहीं, माइलेज की जरूरत है। पद्मिनी को प्रीमियर ऑटोमोबाइल ने लॉन्च ही इसलिए किया था ताकि एम्बेसडर की जगह ले पाए, और देखा जाए तो इस मामले में सक्सेस भी हुआ था ये गाड़ी। बट वही एम्बेसडर के साथ फॉर्च्यूनर वाला हिसाब किताब था और पद्मिनी के साथ एंडेवर का। खैर, इनके रिश्ते जो भी हो, लेकिन पद्मिनी 1964 से लेकर 2000 तक ये कार अर्बन मिडिल क्लास से लेकर टैक्सी फ्लीट ओनर्स के लिए एक रिलायबल और स्टाइलिश ऑप्शन बनी रही, और इसके डिजाइन, परफॉर्मेंस, फीचर्स और रिलायबिलिटी ने इसे हिंदुस्तान एम्बेसडर का सबसे बड़ा कंपटीटर बना दिया। पद्मिनी की टोटल 3 जनरेशंस इंडिया में आए। सबसे पहले डिलाइट 1100, जिसके नाम 1973 में चेंज कर दिया गया था। फिर उसके बाद पद्मिनी S1, और फिर उसके बाद डीजल और CNG में ये गाड़ी आई। लेकिन धीरे धीरे जब 20s करीब आने लगे और नई कंपनीज अपनी अपनी फीचर लोडेड एडवांस कार को इंडिया में लॉन्च करने लगे, तो लोग भी उन पर शिफ्ट हो गए। और जिस गाड़ी ने इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिया था वो है Hyundai Santro, जो टैक्सी मार्केट में किंग हुआ करती थी अर्ली 20s के दौरान। सो दोस्तों, यही थे वो कार्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसमें से कोई भी आपका फेवरेट वन नहीं है तो बुरा मत मानना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके ऊपर जरूर बात करेंगे। बस आप गाड़ी की नेम हमें कमेंट में लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।